कहानी एक युवा व्यक्ति राइली फ्लिन के दुर्भाग्यपूर्ण जीवन के दृश्यों की एक मोन्टाज से शुरू होती है। पहला दृश्य दिखाता है एक विनाशकारी सड़क दुर्घटना का स्थान, जहां राइली अपनी शराबी ड्राइविंग का परिणाम देखता है। उसने एक यातायात दुर्घटना कर दी है जिसमें एक युवा महिला तारा बेथ की मृत्यु हो गई। उसका निर्जीव शरीर पास में पड़ा है और उसके चेहरे पर कांच के टुकड़े हैं। जैसे ही चिकित्साकर्मी हतप्रभ राइली के पास आते हैं, वह प्रार्थना करना शुरू कर देता है। दृश्य फिर तेजी से एक अदालत में बदल जाता है, जहां राइली को 4 से 10 वर्षों की सजा सुनाई जाती है। उसे पीड़िता के परिवार को $1,04,000 का भुगतान करने का आदेश भी दिया जाता है। उसके कड़ी मेहनत और बचत का सारा पैसा रातों रात उसके शराब पीकर गाड़ी चलाने के निर्णय के कारण बर्बाद हो जाता है। वह उस युवा लड़की की जान लेने का अपराध बोध महसूस करता है और उसका उज्जवल भविष्य अब उसके खुद के हाथों से नष्ट हो गया है। उस दिन के बाद से राइली कभी चैन से सो नहीं पाता। हर रात जब वह अपनी आंखें खुली रखकर बिस्तर पर लेटा होता है तो उसे तारा बेथ की छवि दिखाई देती है। उसका चेहरा हमेशा कांच के टुकड़ों से ढका रहता है, ठीक दुर्घटना के दिन जैसा। 4 वर्षों बाद राइली अंततः पैरोल पर रिहा हो जाता है। शिकागो में उसकी निवेश बैंकर की उज्जवल करियर अब समाप्त हो चुकी है। उसके पास अपने गृहनगर क्रॉकेट आइलैंड के अलावा जाने का कोई स्थान नहीं है। उसकी मां एनी अपने बेटे की रिहाई की खबर से बेहद खुश होती है, जानती है कि उनका परिवार अब चारों मिल सकेगा। उसके पिता एड हालांकि अपने बड़े बच्चे की गलतियों से गहरे असंतुष्ट हैं। रिहाई से एक दिन पहले उसका छोटा भाई वॉरेन अपनी मां को सूचित करता है कि वह अपने सहपाठियों के साथ समय बिताने जा रहा है। उन्होंने शहर के डॉक पर मिलने की योजना बनाई है, जहां एक क्रू मेंबर जो उन्हें सिगरेट बेचता है प्रतीक्षा कर रहा है। उसी समय द्वीप पर एक रहस्यमय व्यक्ति एक विशाल ट्रंक के साथ मुख्य भूमि से आने वाली 2 दैनिक नावों में से एक पर आता है। जब वह आदमी एक घर पर पहुंचता है तो वह अंदर जाता है और ट्रंक को अपने पीछे खींचता है। वह इसके पास घुटनों के बल बैठता है, 2 बार ट्रंक पर ठोकता है और जो कुछ भी अंदर है वह वापस ठोकता है। उस शाम को वॉरेन और उसके 2 दोस्त अली और जोश एक नाव में पास के एक निर्जन द्वीप पर जाते हैं। यह अजीब जगह बिल्लियों से भरी होती है और हर जगह से वे डरावनी बिल्ली की आवाजें सुनते हैं। वे अपनी सामान्य जगह पर पहुंचते हैं और धूम्रपान करना शुरू करते हैं। हालांकि उनकी जीवंत बातचीत के बीच वॉरेन एक भूतिया आकृति को देखता है। वह इतना डर जाता है कि जमीन पर गिर जाता है। जब वह दोबारा देखता है तो आकृति गायब हो जाती है। उसे विश्वास हो जाता है कि उसने जो देखा वह केवल एक दृष्टिभ्रम था। अगली सुबह राइली अंततः अपने गृहनगर लौटता है। चूंकि उसका भाई और पिता मछली पकड़ने गए हैं, केवल उसकी मां डॉक पर उसे स्वागत करने के लिए आती है। युवा व्यक्ति स्पष्ट रूप से नाखुश होता है कि उसके पिता उसे लेने नहीं आए, लेकिन एनी उसे प्यार और देखभाल से भरकर विषय को बदल देती है। उसी समय एक मध्यम आयु की महिला बेव भी डॉक पर पहुंचती है। वह द्वीप के एकमात्र चर्च सेंट पैट्रिक की प्रभारी है। बेव वहां बुजुर्ग पादरी मोनसिग्नोर जॉन प्रूइट को लेने आई है। लेकिन अजीब बात है कि नाव पर किसी ने भी पादरी को नहीं देखा है, जिससे बेव बहुत उलझन में पड़ जाती है। द्वीप पर कहीं और एकमात्र डॉक्टर सारा एरिन का अल्ट्रासाउंड कर रही है, जो 5 महीने की गर्भवती है। उसकी गर्भावस्था में सब कुछ ठीक है और बच्चा स्वस्थ दिखता है। यह पता चलता है कि एरिन ने अपनी युवावस्था में द्वीप छोड़ दिया था, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी मां का निधन हो गया, जिससे वह द्वीप पर अकेले और गर्भवती लौट आई। उसने अपनी मां की नौकरी संभाल ली और स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन गई। हालांकि कोई नहीं जानता कि उसके बच्चे का पिता कौन है और उसने इस वीरान द्वीप पर रहने का निर्णय क्यों लिया। सारा के साथ बातचीत के दौरान वह राइली और उसकी मां को डॉक से लौटते हुए देखती है। उसका हावभाव यह सुझाव देता है कि उसके और युवा व्यक्ति के बीच कुछ अनसुलझे प्रेम संबंध हैं। उस रात राइली का 4 सदस्यों का परिवार वर्षों बाद एक पुनर्मिलन रात्रि भोजन साझा करता है। उसका पिता उसे कार दुर्घटना की छाया से बाहर निकालने के लिए उत्सुक उसे अब से स्थानीय चर्च में मास में भाग लेने का आदेश देता है। उसे विश्वास है कि भगवान राइली की आत्मा से दाग को धो देंगे। दूसरी ओर बेव पूरे दिन डॉक पर इंतजार करने के बाद सेंट पैट्रिक चर्च लौटती है। चर्च के पास पादरी का घर है और वह देखती है कि लाइटें जल रही हैं। ऐसा लगता है कि मोनसिग्नोर जॉन उसके पहले ही द्वीप पर लौट चुके होंगे। बेव तब घर के पास जाती है, लेकिन उसके खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वह घर में प्रवेश करती है और बिखरे हुए बैग और एक बड़े रहस्यमय बॉक्स को देखती है जिसका ताला खुला है। जैसे ही वह बॉक्स को खोलने के लिए झुकती है, एक आकृति धीरे धीरे पास आती है। उसकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि यह व्यक्ति परिचित मोनसिग्नोर जॉन नहीं है। क्रॉकेट आइलैंड एक छोटा अलग-थलग समुदाय है जिसमें केवल 127 लोग रहते हैं, जहां निवासी वाणिज्यिक मछली पकड़ने और भगवान में अपनी आस्था पर निर्भर रहते हैं। वे बाकी दुनिया से कटे हुए हैं और वैश्विक घटनाओं से अनजान रहते हैं। सिद्धांत रूप में यहाँ के सभी पड़ोसी सद्भाव से रहना चाहिए, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। 3 साल पहले हुए एक तेल रिसाव ने एक बड़ी आग लगाई और द्वीप के शांतिपूर्ण माहौल को तोड़ दिया। अगले दिन क्रॉकेट आइलैंड के सेंट पॉल कैथोलिक चर्च में एक नया पादरी फादर पॉल हिल का आगमन होता है। वही व्यक्ति है जो 2 दिन पहले एक बड़े ट्रंक के साथ आया था।
फादर पॉल मास में उपस्थित लोगों को बताते हैं कि 80 वर्षीय मोनसिग्नोर जॉन तीर्थ यात्रा पर बीमार पड़ गए हैं और वर्तमान में अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ के अधिकांश निवासी भगवान में विश्वास रखते हैं और साप्ताहिक चर्च सेवा में भाग लेते हैं। मास का एक मुख्य हिस्सा होली कम्युनियन का सेवन है, जिसे नया पादरी पहले से तैयार करता है। सभी कम्युनियन प्राप्त करने जाते हैं, लेकिन राइली अपनी अस्वच्छ स्थिति में खुद को अयोग्य महसूस करता है। परंतु फादर पॉल उसे बताते हैं कि भगवान पूरी तरह से शुद्ध लोगों में उतनी रुचि नहीं रखते। चर्च से बाहर निकलते समय राइली अपनी पहली प्रेमिका एरिन को देखता है, जो वर्षों पहले बिना कहे चली गई थी। अब वह सड़क के उस पार खड़ी है और उसकी प्रतीक्षा कर रही है। वह शांति से उसके पास जाता है और वह कहती है कि भटकता पुत्र लौट आया है। राइली मुस्कुराकर जवाब देता है कि वास्तव में वह भटकती थी, जबकि वह सिर्फ एक काली भेड़ था। जैसे जैसे वे साथ चलते हैं और बात करते हैं, मध्य आयु की महिला बेव उन्हें दुश्मनी की नजर से देखती है। फिर भी दोनों पूर्व प्रेमी अपने अतीत को याद करते हुए बातें करते रहते हैं। एरिन और राइली दोनों ने शपथ ली थी कि वे अपना बाकी जीवन द्वीप पर नहीं बिताएंगे। वे दुनिया में गए, लेकिन भावनात्मक घावों के साथ अपने गृहनगर लौट आए। अब समय बदल गया है, क्योंकि एरिन अब स्पष्ट रूप से गर्भवती है और राइली ने वर्षों का सामना किया है। वे एक दूसरे के अनुभवों से गहराई से प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, हवा तेज हो जाती है और काले बादल घिर आते हैं, जिसके बाद भारी बारिश शुरू हो जाती है। फादर पॉल सोफे पर बैठकर बाइबल पढ़ते हैं, तभी अचानक बिजली चमकती है। फ्लिन परिवार में राइली खिड़की के पास खड़ा है और बाहर का दृश्य देखता है। अचानक वह एक लंबा व्यक्ति देखता है, जिसने ट्रेंच कोट और टोपी पहन रखी है। वह जल्दी से अपने परिवार को बुलाता है और कहता है कि उसने बीच पर अकेले चलते हुए फादर जॉन को देखा। हालांकि उनमें से कोई भी कुछ नहीं देख पाता, यहां तक कि एक भूतिया छाया भी नहीं। उसकी मां को लगता है कि शायद उसने गलत देखा है, क्योंकि फादर जॉन अभी भी मुख्य भूमि के एक अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। लेकिन राइली को अपने देखे हुए पर पूरा यकीन है, क्योंकि उसने फादर जॉन का लंबा कोट और टोपी पहचान लिया था। वह इसे खुद सत्यापित करने का निर्णय लेता है और बीच पर जाने की तैयारी करता है। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद वास्तव में वह एक लंबा पतला आदमी देखता है, जो ट्रेंच कोट पहने हुए है। जब वह व्यक्ति राइली की आवाज सुनता है तो पीछे मुड़कर दिखता है, लेकिन फिर भागने लगता है। खराब दृश्यता के कारण राइली उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता और इस प्रकार उसकी पहचान की पुष्टि नहीं कर पाता। अगली सुबह क्रॉकेट आइलैंड के लोग एक अजीब दृश्य के साथ जागते हैं। द्वीप के बीच पर जंगली बिल्लियों के शव बिखरे हुए हैं और उनके ऊपर सैकड़ों सीगल मंडरा रहे हैं। शहर के शेरिफ हमजा यह खोजते हैं कि सभी बिल्लियों की गर्दनों में काटने के निशान हैं और उनके शरीर पर फाड़ने के निशान हैं। अजीब तरह से न तो बिल्ली के शवों पर और न ही बीच पर कोई खून पाया गया, जो शेरिफ को बेहद हैरान कर देता है। हालांकि मेयर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और सुझाव देता है कि यह छोटे शार्क या ओस्प्रे का काम हो सकता है। इसलिए वे किसी भी बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए लाशों को जलाने का फैसला करते हैं। इसके थोड़ी देर बाद राइली मेयर और कुछ अन्य लोगों को पिछली रात फादर जॉन को देखने के बारे में बताता है। लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और राइली खुद पर शक करने लगता है। यह पता चलता है कि फादर जॉन अभी भी मुख्य भूमि के अस्पताल में हैं और रात में बाहर नहीं हो सकते थे। उस दोपहर केवल 3 लोग चर्च मास में भाग लेते हैं। राइली की मां और एक बुजुर्ग महिला के अलावा एक लड़की लिसा, जो दोनों पैरों से लकवाग्रस्त है, वहां मौजूद होती है। सभी तीनों पवित्र शराब पीते हैं और पवित्र रोटी खाते हैं। मास के बाद दयालु और मित्रवत फादर पॉल लिसा के साथ हंसते हुए बात करते हैं। यह स्पष्ट है कि छोटी लड़की को नया पादरी पसंद है। हालांकि जब लिसा एक दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी जो कूली को पास में देखती है तो उसका चेहरा अचानक उदास हो जाता है, जो भी जल्दी से वहां से चला जाता है। अपने कुत्ते के साथ और शर्मिंदा दिखते हुए यह स्पष्ट है कि दोनों के बीच कोई पुरानी समस्या है। रास्ते अलग करने के बाद फादर पॉल डॉक्टर सारा के घर जाते हैं। उन्हें पता चला कि सारा की बुजुर्ग मां को अल्जाइमर है और वह मास में शामिल नहीं हो सकती, इसलिए वे विशेष रूप से 80 वर्षीय महिला के लिए एक निजी सेवा आयोजित करने की पहल करते हैं। वह व्यक्तिगत रूप से मास करते हैं, उन्हें पवित्र रोटी खिलाते हैं और पवित्र शराब देते हैं। उस शाम एनी कपड़े सिलते समय अनजाने में अपनी उंगली चुभा लेती है। दर्द में चीखने के बाद अचानक महसूस करती हैं कि उनकी प्रिस्बायोपिया, जो कुछ समय से उन्हें परेशान कर रही थी, चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई है। एक हैरान एनी सोचती हैं कि क्या ऐसी आंखों की समस्या खुद ही ठीक हो सकती है। इससे पहले कि वह इस पर अधिक सोच पाती, राइली घर लौटता है। वह अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बैठक में गया था और उदास दिखता है। बिस्तर पर लेटते ही वह फिर से उस पीड़ित लड़की की छवि देखता है जिसे उसने गलती से मार डाला था। उसी रात एक अज्ञात उड़न वस्तु किसी स्थान पर उतरने के लिए खोज करती दिखती है और अंततः द्वीप के एक परित्यक्त घर पर रुक जाती है। कुछ दिन बाद ईस्टर के अवसर पर सेंट पैट्रिक चर्च एक सामुदायिक भोजन का आयोजन करता है। पूरा द्वीप समुदाय एक साथ खाने पीने और खुशियां मनाने के लिए आता है। समारोह के दौरान पादरी राइली से कहते हैं कि वे चर्च में साप्ताहिक नशामुक्ति बैठक आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जिससे राइली को हर हफ्ते मुख्य भूमि की कठिन यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।
जब हर कोई दावत में व्यस्त होता है, एक अज्ञात व्यक्ति जो कि कुत्ते को एक रहस्यमय स्नैक खिलाता है, जिससे वह दर्द में गिर जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। जब जो इसे देखता है तो वह बेहद आहत होता है। वह आंसू रोककर भीड़ से पूछता है कि कौन एक असहाय कुत्ते के साथ ऐसा क्रूर काम करेगा। लेकिन बाकी सब लोग बस उदासीनता से देखते हैं, यह संकेत देते हुए कि समुदाय में जो को पसंद नहीं किया जाता। वह आवारा की तरह रहता है, गंदा दिखता है और उसे शराब की समस्या है। इस बीच एरिन का ध्यान पास खड़ी बेव की ओर जाता है। ठीक एक दिन पहले उसने उसे स्कूल के स्टोर रूम में चुपके से चूहे की दवा पकड़े हुए देखा था। जो को भी लगता है कि वह जानता है कि उसके कुत्ते को मारने का जिम्मेदार कौन है। वह बेव को नफरत भरी नजरों से देखता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण और भी कोई कार्रवाई नहीं करता। उसे पता है कि अगर वह इसे साबित कर भी लेता है, तब भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। ईस्टर की शाम को एरिन तस्वीरों को छांट रही होती है, तभी उसे छत से धमाके की आवाजें सुनाई देती है। वह खिड़की से बाहर देखती है और मोनसिग्नोर जॉन की तरह कपड़े पहने हुए एक आकृति को झाड़ी के पास देखती है। दूसरी ओर डॉक्टर के घर में सारा की बुजुर्ग मां चिल्लाने लगती हैं। वह दावा करती हैं कि उन्होंने अपने पति की आकृति देखी है, जबकि उनकी मृत्यु 15 साल पहले हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त अजीब घटनाएं यही नहीं रुकती। एक नाविक अपने घर की ओर जाते हुए एक पास के घर का दरवाजा खुद ब खुद खुलते हुए देखता है। वह रुककर घर की ओर बढ़ता है और पूछता है कि क्या वहां कोई है। उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वह वापस जाने ही वाला होता है, तभी अचानक एक आवाज वही दोहराती है जो उसने अभी अभी कहा था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर नाविक घर में प्रवेश करता है और पाता है कि अंधेरे में एक राक्षस छिपा है। उस पर हमला होता है और उसे जमीन पर पटक दिया जाता है और उसकी चीखें दूर तक सुनाई देती हैं। अगले दिन बहुत से लोग मास में शामिल होते हैं। ऐसा लगता है कि फादर पॉल के द्वीप पर आने से वहां के निवासियों में एक धार्मिक जुनून जाग उठा है। मास के बाद पादरी लिसा, जो वर्षों से व्हील चेयर में है, को व्हील चेयर से उठकर कम्युनियन लेने के लिए कहते हैं। सभी को लगता है कि पादरी मजाक कर रहे हैं और लिसा का पिता भी उनसे सवाल करता है। लेकिन अचानक वह अपने व्हील चेयर से उठती है और धीरे धीरे डाइस की ओर चलती है ताकि फादर पॉल के हाथ से कम्युनियन ग्रहण कर सके। यह देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं।